गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी 13.2 प्रश्नावली है उसे स्टार्ट करेंगे। तो 13.2 प्रश्नावली में हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। तो हमारे पास स्क्रीन पे आ रहे हैं क्वेश्चन। तो हमें ये बताना है जो लाइनें दी हैं, जो कंडीशंस दी हैं, उनमें से प्रतिलोम अनुपात में कौन कौन है वो हमें बताना है। तो पहला पार्ट दिया है इसने, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो कार्य में लगने वाला जो समय है वो क्या होगा, कम होगा। अगर व्यक्तियों की संख्या घटेगी तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे एक मान घटने पर दूसरा मान बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। तो पहला क्या है, प्रतिलोम अनुपात में। दूसरा हमें दिया है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। चाल एक जैसी है, समय जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा दूरी हम तय कर पाएंगे। तो इसके लिए ये कौन सा अनुपात है, ये अनुपात है सीधा अनुपात, प्रतिलोम अनुपात नहीं है। तीसरा हमें दिया है, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अगर खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो फसल भी वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक मान बढ़ने पर दूसरा मान बढ़ रहा है, ये कौन सा अनुपात है, ये अनुपात है हमारे पास सीधा अनुपात। चौथा हमें दिया है इसने, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अगर वाहन की चाल बढ़ेगी तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यात्रा क्या है, निश्चित है। उसके बाद में अगर हमारे पास चाल घटेगी तो समय क्या हो जाएगा, ज़्यादा। एक मान घटने पर दूसरा मान बढ़ रहा है, तो ये कौन सा अनुपात होगा, प्रतिलोम अनुपात। तो चौथा जो पार्ट है वो कौन से अनुपात में है, प्रतिलोम अनुपात में। फिर हमारे पास पांचवा दिया है इसने, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो जनसंख्या जैसे बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति हमारे पास जो भूमि है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या कह रहा है ये, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली राशि, पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुत्क्रमणानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमें इसमें ये बताना है कि जो राशि दी जाएगी वो अनुत्क्रमणानुपाती है यानी कि सीधा अनुपात है, या व्युत्क्रमानुपाती यानी कि प्रतिलोम अनुपात में है। तो यहाँ से हमें पता है कि हमारे पास विजेताओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वहाँ पे हमारे पास जो पुरस्कार राशि है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। जब ये एक संख्या बढ़ती है दूसरा मान घटता है तो यहाँ पे कौन सा अनुपात लगता है, यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात लगता है। तो यहाँ पे ये जो मान दिए हैं वो किस में है, प्रतिलोम अनुपात में है। उसके बाद में हमारे पास जो सारणी दी है, पहले हम सारणी बनाएंगे फिर उसका हम पूरा करेंगे। तो क्या दिया है इसने, विजेताओं की संख्या। प्रश्न नंबर 2 में हमें जो सारणी दी है वो बना रहे हैं। कॉलम क्या है, विजेताओं की संख्या। फिर दूसरा कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम है हमारे पास प्रत्येक विजेता का पुरस्कार। प्रत्येक विजेता का पुरस्कार रुपए में कितना दिया है इसने, 1 2 4 5 8 10 20। 1 2 4 5 8 10 और 20। इसके लिए अगर एक अकेला व्यक्ति हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए। फिर अगर 2 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 50,000। फिर हमारे पास है 4 व्यक्ति होंगे तो कितना होगा, 5 के लिए, 8 के लिए, 10 के लिए और 20 के लिए। इन सभी के लिए हमें ज्ञात करना है कि पुरस्कार राशि जो है वो कितनी मिलेगी एक व्यक्ति को। तो यहाँ से हमारे पास ये सारणी बन गई है।
इस सारणी को पूरा करने के लिए हम जो मान ज्ञात करने हैं उन्हें मान लेंगे कि ये मान क्या है हमारे पास। ये मान है हमारे पास ये x1, ये x2, ये x3, x4, x5, x6, x7। यहाँ पे क्या हो जाएगा y1, y2, ये y3, y4, y5, y6 और y7। यहाँ से हमें पता है कि जब हमारे पास प्रतिलोम अनुपात लगता है तो प्रतिलोम अनुपात का सूत्र क्या होता है, x1 बटा में x2 बराबर y2 बटा में y1। यहाँ पे y1 और y2 हमें दिए हुए हैं तो यहाँ से हम ले लेंगे x1 बटा में x2। पहले अनुपात लिखेंगे, कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात में क्या बनेगा, प्रतिलोम अनुपात में x1 बटा में x2 बराबर आ जाएगा हमारे पास y1 बटा में y3, क्योंकि हमारे पास ये जो मान है यहाँ पे आएगा x1 बटा में x2, x1 और x2 तो जो मान हमें दिया है और जो ज्ञात करना है उनमें अनुपात लेंगे x1 बटा में x3, x1 बटा में x3 बराबर क्या आ जाएगा y3 बटा में y1, y3 बटा में y1। क्या बनेगा, यहाँ से x1 का मान है 1, x3 का मान है 4 बराबर हमारे पास y3 का मान हमें ज्ञात करना है, y1 का मान है 1 लाख। यहाँ से 1 लाख भाग में गुणा में चले जाएंगे तो y3 का मान कितना आएगा, 1 लाख बटा में 4। 1 लाख में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 25,000। तो y3 का मान कितना है, 25,000। इसका मतलब 4 अगर हमारे पास विजेता होंगे तो हमारे पास जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो 25,000 हो जाएगी। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में इसने पूछा है कि हमारे पास अगर 5 व्यक्ति हों तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने पुरस्कार के रूप में रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x1 और मान किसका ज्ञात करना है, y4 का। तो यहाँ पे क्या लेंगे, x4 बराबर यहाँ पे आ जाएगा y4 बटा में y1। x1 का मान है हमारे पास 1, y4 का मान है 5। यहाँ से हमारे पास x4 का मान है 5, y4 का मान हमें ज्ञात करना है और y1 का मान कितना है, 1 लाख। ये 1 लाख भाग में है, गुणा में चले जाएंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से 1 लाख बटा में 5 बराबर y4। 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20,000। तो एक व्यक्ति को कितने पुरस्कार के रूप में रुपए मिलेंगे, 20,000 रुपए मिलेंगे। तो ये हमारे पास y4 का मान आ गया। अब हमें y5 का मान ज्ञात करना है। तो y5 के मान के लिए x1 बटा में x5 बराबर y5 बटा में हमारे पास कितना आएगा, y1। x1 का मान कितना है, 1 और y5 का मान कितना है हमारे पास, y5 का मान है जो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे x5 का मान कितना है, x5 का मान है 8 और y1 का मान कितना है, y1 का मान है हमारे पास 1 लाख। यहाँ से 1 लाख भाग में गुणा में चला जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 लाख बटा में 8 बराबर y5। 8 का भाग देंगे कितना आएगा, 8 एकम 8, कितने बच जाएंगे हमारे पास 2, 8 दूनी 16, 4 बच जाएंगे, 8 5 40, कितने आ जाएंगे 12,500 रुपये। तो यहाँ से y5 का मान कितना आ गया, 12,500। यानी कि प्रत्येक विजेता को कितने रुपए मिलने वाले हैं, 12,500 अगर विजेता यहाँ पे होते हैं 8। उसके बाद चौथा जो पॉइंट हमें दिया है इसने, चौथे पॉइंट में हमें ज्ञात करना है y6। तो क्या देगा, x1 बटा में x6 बराबर y6 बटा में y1। x1 का मान कितना है 1, x6 का मान है 10 बराबर y6 का मान ज्ञात करना है, y1 का मान है 1 लाख। 1 लाख भाग में गुणा में चला जाएगा तो 1 लाख
बटा में 10 बराबर y6, यहाँ से 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 10,000। तो जब हमारे पास विजेता 10 होंगे तो एक व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में कितने रुपए मिलेंगे 10,000 रुपये मिलेंगे। फिर हमें दिया है विजेता है हमारे पास 20। तो पांचवा हमारे पास है y7 ज्ञात करना है, तो x1 बटा में x7 बराबर y7 बटा में y1। x1 का मान है हमारे पास 1, x7 का मान है 20 बराबर हमारे पास आ जाएगा y7 बटा में y1 का मान है 1 लाख। 1 लाख भाग में है, गुणा में चला जाएगा, तो y7 का मान कितना आ जाएगा y7 बराबर 1 लाख बटा में हमारे पास कितना है 20। 1 लाख में 20 का भाग देंगे तो y7 बराबर कितना आ जाएगा 5,000। तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे 20 विजेता होने पर 5,000 रुपये। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 2 था वो हल हो गया है। अब हम इसका प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो जो प्रश्न नंबर 3 है उसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 हमें क्या दिया है, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है इसने, रहमान तिल्लियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तिल्लियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिल्लियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हों। तो युग्मों के बीच के कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर लिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो ये सारणी दी है और इसके आधार पर जो मान हमें पूछे हैं इसने कोणों के, वो मान हमें बताने हैं। तो सारणी क्या है हमारे पास, तिल्लियों की संख्या, प्रश्न नंबर 3, तिल्लियों की संख्या, और दूसरा मान क्या है हमारे पास, तिल्लियों के बीच का कोण, क्रमागत तिल्लियों के बीच कोण। यहाँ से 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 10 और 12 ये तिल्लियों की संख्याएं दी हैं। कोण है पहले 90 और फिर हमारे पास है 60। बाकी मान इसके लिए हमें ज्ञात करने हैं। तो ये सारणी हमें दी है इसने, इस सारणी को हमें पूरा करना है और इस सारणी को पूरा करने के लिए हमें पता है कि जो हमारे पास कोणों का योग होता है वो कितना होता है, एक बिंदु पर 360 डिग्री। उन्हें ही हमें विभाजित करना है और बताना है कि इनके लिए कोण कितने आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास कौन से अनुपात में है, तिल्लियों की संख्या बढ़ेगी तो कोण क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए ये कौन से अनुपात में हो गया, प्रतिलोम अनुपात में। प्रतिलोम अनुपात में पहला पार्ट, यहाँ पे हमारे पास जो मान ज्ञात करने उन्हें हम मान लेते हैं कि ये क्या है y3, y4 और y5। यहाँ से y3 ज्ञात करना है तो क्या आएगा, x1 बटा में x3 बराबर y3 बटा में y1। यहाँ से x1 का मान क्या है, x1 का मान है 4 और हमारे पास x3 का मान क्या है 8। उसके बाद में y3 का मान हमें ज्ञात करना है, y1 का मान है हमारे पास 90। यहाँ से 90 भाग में गुणा में चला जाएगा, y3 बराबर कितना होगा 90 गुणा 4 बटा में 8। 90 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 बटा में हमारे पास है 8। 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32, 8 पंच 40। तो कोण का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो y3 का मान आ गया 45। फिर हमें दूसरा क्वेश्चन हल करना है इसका। दूसरे क्वेश्चन में हमें y4 ज्ञात करना है तो x1 बटा में x4 बराबर y4 बटा में y1। x1 का मान कितना है 4 और x4 का मान कितना है 10 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, y4 का मान कितना है ये हमें ज्ञात करना है, y1 का मान है 90। 90 भाग में गुणा में चला जाएगा तो y4 का मान कितना आएगा, y4 बराबर 4 गुणा में 90 बटा में हमारे पास है 10। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा कोण 36 डिग्री। तो दूसरा पार्ट हल हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे।
तीसरे पार्ट में हमें जो ज्ञात करना है वो है y5। तो क्या बनेगा, x1 बटा में x5 बराबर y5 बटा में y1। x1 का मान है 4, x5 का मान है 12 बराबर y5 हमें ज्ञात करना है, y1 का मान है हमारे पास 90। यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, y5 बराबर क्या आएगा, 4 गुना 90 बटा में हमारे पास आ जाएगा 12। कितना बनेगा यहाँ से 4 गुना 90, ये हो जाएंगे 360 बटा में 12 है, भाग देंगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो क्रमागत तिल्लियों के बीच में जो कोण है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर हमारे पास तिल्लियों की संख्या 8 हो तो कोण कितना आएगा 45, 10 हो तो कोण कितना आएगा 36 डिग्री, और अगर हमारे पास 12 है तिल्लियों की संख्या तो कोण कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इसने, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को, प्रश्न नंबर 4, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में चार की कमी कर दी जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो हमें इसमें दो चीज़ें दी हैं, एक तो है बच्चों की संख्या, दूसरा है हमारे पास मिठाइयों की संख्या जो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली हैं। तो बच्चों की संख्या इधर हमारे पास आ जाएगा प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई। तो बच्चों की संख्या इसने पहले दिया है 24, तो प्रत्येक बच्चे को मिठाई कितनी मिलती है 5। अब इसने क्या कहा है कि इसमें से बच्चों की संख्या 4 कम हो गई है। 4 कम करेंगे, पहले 24 थे, कितने बच जाएंगे 20। अब हमें मिठाइयों की संख्या ज्ञात करनी है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो इसके लिए हमारे पास सारणी बन गई। अब इस सारणी के लिए हमें x का मान ज्ञात करना है। हमें पता है जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी मिठाई की जो संख्या है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रतिलोम अनुपात में है ये, और प्रतिलोम अनुपात के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारे पास x1 बटा में x2 बराबर y2 बटा में y1। x1 का मान कितना है 24, x2 का मान है 20, y2 का मान हमारे पास है x और y1 का मान क्या है 5। यहाँ से इनका तिरछा गुना करेंगे, 5 भाग में गुणा में चला जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर 24 गुणा में 5 बटा में 20, 24 5 होते हैं 120 बटा में 20 हैं हमारे पास। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन था वो हल हो गया है। अब हम इसका 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न जो हमें दिया है वो क्वेश्चन पहले हम लिखेंगे, फिर उसे हम हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न है हमारे पास, एक किसान की पशुशाला में, प्रश्न नंबर 5, एक किसान की
पशुशाला में बीस पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में दस पशु और हो जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा? तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा? तो हमें क्या दिया है इसने? एक किसान के पास पशुशाला है, उसमें 20 पशु हैं और उनके पास जो भोजन है वो 6 दिन के लिए पर्याप्त है। उसके बाद में ये कह रहा है कि उसमें पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो ये कितने दिन तक चलेगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सारणी क्या बनेगी? 2 मान दिए हैं इसने। एक तो है हमारे पास पशुओं की संख्या, दूसरा है भोजन के दिनों की संख्या। तो यहाँ से हमारे पास पहले दिया है इसने पशुओं की संख्या कितनी है? 20 और इसके लिए कितने दिन भोजन चलेगा? 6। फिर ये कह रहा है 10 और आ गए हैं, 10 और आ जाएंगे तो 20 की जगह कितने हो जाएंगे? अब 30। और हमें ये ज्ञात करना है कि अब ये कितने दिन तक चलेगा। तो x मान लिया हमने कि x दिन तक चलेगा। अब इस x का मान हमें ज्ञात करना है और इसे ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास प्रतिलोम अनुपात बनेगा, प्रतिलोम अनुपात में x1 बटा में x2 बराबर होगा y1 बटा में y2। x1 का मान कितना है हमारे पास? 20। x2 का मान है 30। y1 का मान है हमारे पास 6 बटा में हमारे पास y2। यहाँ पे ये जो प्रतिलोम अनुपात है यहाँ पे क्या होता है? y2 अपॉन y1। यहाँ से y2 का मान क्या है? x और y1 का मान क्या है हमारे पास? 6। यहाँ से 6 भाग में है, गुणा में चला जाएगा तो 20 गुणा में 6 बटा में हमारे पास है 30। 0 से 0 कट जाएगा। 6 में 3 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये जो भोजन है वो कितने दिनों तक चलेगा? 4 दिनों तक चलेगा। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। तो छठा प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या दिया है हमारे पास है? एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि, प्रश्न नंबर 6, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को काम पर लगाता है
तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो हमें दिया है इसने कि एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर है उसके घर में तार लगाने का जो समय है वो 4 दिन लगेंगे अगर 3 व्यक्ति लगाते हैं। तो उस दोबारा क्वेश्चन पूछा है इसने कि अगर 3 की जगह पे 4 व्यक्ति लगा दे तो वो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए सारणी क्या बनेगी, 2 मान दिए हैं, एक है हमारे पास व्यक्तियों की संख्या, एक है हमारे पास दिनों की संख्या। तो व्यक्तियों की संख्या, फिर है हमारे पास काम पूरा होने के दिनों की संख्या, काम पूरा होने के दिनों की संख्या। तो पहले इसने दिए हैं व्यक्ति हैं 3 और समय लगता है 4 दिन। फिर इसने कहा है कि व्यक्ति हो गए हैं 4 और दिनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो जो कार्य करने का समय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब एक संख्या बढ़ती है दूसरी संख्या घटती है तो हमारे पास कौन सा अनुपात होता है, यहाँ पे होता है प्रतिलोम अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात में क्या बनेगा, x1 बटा में x2 बराबर y2 बटा में y1। x1 का मान क्या है 3 और x2 का मान क्या है 4। y2 का मान हमें ज्ञात करना है, y1 का मान है 4। यहाँ से इनका तिरछा गुणा करेंगे, क्या बनेगा x बराबर 4 तिया 12 बटा में हमारे पास कितने हो जाएंगे 4। 12 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। तो लिख देंगे अतः 4 व्यक्ति इस काम को 3 दिन में पूरा करेंगे। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो 7वां प्रश्न दिया है हमें, पहले हम उसे लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न हमें दिया है इसने, बोतलों के एक बैच को, प्रश्न नंबर 7, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है। 25 बक्सों में रखा जाता है। जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं। जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को, यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हों, प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें हों, तो कितने बक्से भरे जाएंगे। तो कितने बक्से भरे जाएंगे। तो हमें दिया है इसने पहले कि अगर हम एक बक्से में 12 बोतलें भरते हैं तो कितने आएंगे, 25 बक्से भरे जाएंगे। फिर इसने कहा है कि एक बक्से में अगर 20 बोतलें भर दें तो कितने बक्सों की ज़रूरत होगी। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास हैं, पहले तो बोतलों की संख्या
और दूसरा मान है हमारे पास बक्सों की संख्या। ये बोतलों की संख्या क्या है? एक बक्से में बोतलों की संख्या, एक बक्से में बोतलों की संख्या। अब इसके लिए हमें मान दिए हैं इसने, एक बक्से में बोतल पहले कितनी थी? 12, बक्सों की संख्या कितनी होगी? 25। फिर इसने कहा है एक बक्से में बोतलों की संख्या है 20 और बक्सों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए ये सारणी बन गई है। हमें पता है कि जब हम एक बक्से में बोतलों की संख्या बढ़ा देंगे तो जो हमारे पास बक्सों की संख्या है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये अनुपात कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात में क्या बनता है? x1 बटा में x2 बराबर y2 बटा में y1। x1 का मान है 12, x2 का मान है 20 बराबर y2 का मान है x और y1 का मान है हमारे पास 25। इनका तिरछा गुणा करेंगे, 25 भाग में गुणा में चला जाएगा, 12 गुणा 25 बटा में हमारे पास है 20। 25 को 12 से गुणा करेंगे 300 बटा में हमारे पास आ जाएगा कितना? 20। 0 से 0 कट देगा, 30 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 15। तो कितने बक्सों की जरूरत होगी? 15 बक्सों की। तो लिख देंगे अतः 20 बोतलों के लिए या प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें भरने पर 15 बक्सों की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो 8वां प्रश्न हमें क्या दिया है इसने, उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम इसे हल करेंगे। 8वां प्रश्न है हमारे पास, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न नंबर 8, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ भी हमें 2 मान दिए हैं, एक है हमारे पास दिनों की संख्या और दूसरा हमारे पास है मशीनों की संख्या। तो हमारे पास लिखेंगे दिनों की संख्या, दूसरा है मशीनों की संख्या। दिनों की संख्या पहले हैं 63, तो मशीनें कितनी हैं? मशीनें हैं 42। फिर हमें दिनों की संख्या दे दी 54 और मशीनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, इसे हम x मान लेंगे। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारे पास कौन से अनुपात में होगा? ये होगा हमारे पास प्रतिलोम अनुपात में, क्योंकि जैसे जैसे दिनों की संख्या बढ़ेगी तो हमें मशीनों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो लिख देंगे प्रतिलोम अनुपात में क्या बन जाएगा? x1 बटा में x2 बराबर y2 बटा में y1। x1 का मान है 63, x2 का मान है 54।
हमारे पास y2 का मान क्या है, y2 का मान है x और बटा में y1 का मान क्या है 42। 42 भाग में गुणा में चला जाएगा, 63 गुणा 42 बटा में हमारे पास क्या आएगा 54। यहाँ से 9 से कटेगा 7, ये 9 से कटेगा 6, 42 में 6 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 7। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, 49 मशीनों की हमें आवश्यकता होगी। तो लिखेंगे अतः 54 दिन में वस्तुएं बनाने के लिए 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या दिया है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में, प्रश्न नंबर 9, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। चलकर 2 घंटे का समय लेती है। अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। तो हमारे पास 9वां क्वेश्चन दिया है इसने, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलती है तो वो 2 घंटे लेती है। और उसके बाद इसने कहा है कि अगर चाल उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे कितना समय लगेगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो है हमारे पास चाल और दूसरा हमारे पास है समय। तो चाल पहले दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है हमें 2 घंटे। उसके बाद में चाल हमें दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमें ज्ञात करना है, इसे हम मान लेंगे x। तो ये हमारे पास सारणी बन गई है। यहाँ से x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये प्रतिलोम अनुपात हैं। प्रतिलोम अनुपात में क्या बनेगा, x1 बटा में x2 बराबर होगा y2 बटा में y1। x1 का मान कितना है 60, x2 का मान है 80, y2 का मान है x बटा में हमारे पास y1 का मान है 2। 2 भाग में है, गुणा में चला जाएगा, x बराबर क्या होगा, ये बन जाएगा 60 गुणा 2 बटा में 80। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से कितने आएंगे हमारे पास 6 दूनी 12 बटा में हमारे पास है 8। 8 को 4 से काटेंगे, 12 को और 8 को कितने आएंगे 3 बटा में 2, कितना आ जाएगा 1 सही 1 बटा 2 घंटे। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे कितना समय लगेगा, 1.5 घंटे। लिख देंगे अतः 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे लगेंगे। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 10वां प्रश्न हल करेंगे। तो जो हमें 10वां प्रश्न दिया है उसे हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 10वां प्रश्न क्या दिया है हमें, 10वां प्रश्न है हमारे पास, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, 2 व्यक्ति एक घर में, 2 व्यक्ति एक घर में
नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। पहला पूछा है इसने, क्या पूछा है पहले में, कार्य प्रारंभ होने से पहले, कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो इसने कहा है कि जो हमारे पास 2 व्यक्ति हैं वो 3 दिन में खिड़की लगा देते हैं। तो हमारे पास व्यक्तियों की संख्या है और उसके बाद हमारे पास है समय दिन में। तो इसके लिए व्यक्तियों की संख्या अगर 2 है तो दिन लगते हैं उसे 3। अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो अब काम पे एक ही व्यक्ति आएगा, तो एक व्यक्ति है तो दिनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, इसे हम मान लेंगे x। अब इस x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए जब व्यक्ति घटेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात। तो प्रतिलोम अनुपात में क्या बनेगा, x1 बटा में x2 बराबर y2 बटा में y1। x1 का मान है 2, x2 का मान है 1, y2 का मान है x और बटा में हमारे पास y1 का मान है 3। तिरछा गुणा करेंगे, x को 1 से गुणा किया x, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, कितने आ जाएंगे 6 दिन। तो उसे कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः एक व्यक्ति को काम पूरा करने में 6 दिन लगेंगे। तो हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। दूसरा पार्ट जो हमें दिया है पहले हम उसे लिखेंगे, उसके बाद उसे हल करेंगे। तो दूसरा पार्ट क्या दिया है इसने, एक ही दिन में खिड़कियां लगाने के लिए, दूसरा पार्ट है एक ही दिन में खिड़कियां लगाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो अब ये काम हमें एक ही दिन में पूरा करना है। तो सारणी क्या बनेगी, व्यक्तियों की संख्या और नीचे क्या आ जाएगा, दिन। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या पहले थी 2 तो दिन लग रहे थे 3, अब दिन हमें एक ही लगाना है, व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अगर हमारे पास दिन कम होंगे तो व्यक्तियों की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो कौन सा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात। और प्रतिलोम अनुपात में सूत्र क्या होता है, x1 बटा में x2 बराबर y2 बटा में y1। x1 का मान है 2 बटा में x2 का मान है x बराबर y2 का मान है 1 और y1 का मान कितना है 3। यहाँ से इनका तिरछा गुणा करेंगे, x को 1 से गुणा करेंगे x, 3 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 6। तो कितने व्यक्ति चाहिए होंगे, 6 व्यक्ति चाहिए होंगे। तो लिख देंगे अतः 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 11वां प्रश्न हल करेंगे। तो 11वां प्रश्न क्या दिया है हमें, 11वां प्रश्न हमें दिया है इसने, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के, प्रश्न नंबर 11, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के नौ कालांश हों तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। तो हमें इसने दिया है कि किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि के 8 कालांश हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य उतना ही रहेगा। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हों तो हमारे पास प्रत्येक कालांश का समय ज्ञात करना है। तो जब हम कालांशों की संख्या बढ़ाएंगे तो जो प्रत्येक कालांश का समय है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें 2 मान दिए हैं। एक तो है हमारे पास कालांश, फिर है कालांश का समय। तो कालांश हमारे पास है 8, तो हमारे पास समय कितना है 45 मिनट। उसके बाद कालांश अगर 9 हो जाते हैं तो हमें समय ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये सारणी बन गई है। अब इस सारणी में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से प्रतिलोम अनुपात लग रहा है। तो प्रतिलोम अनुपात क्या बनेगा, x1 बटा में x2 बराबर y2 बटा में y1। x1 का मान क्या है 8 और x2 का मान क्या है 9। y2 का मान है x बटा में हमारे पास है 45। 45 भाग में है, गुणा में चला जाएगा। तो 8 गुणा 45 बटा में 9। 45 में 9 का भाग देंगे, आ जाएंगे 5। 8 5 कितने होते हैं 40। तो कितने मिनट का कालांश हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 40 मिनट का। 9 कालांश होने पर, अतः 9 कालांश होने पर प्रत्येक कालांश का समय 40 मिनट हो जाएगा। तो हमारा जो 11वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमारी जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।